अंशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए रिपेयर मेंटेनेंस का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं। वन लाइनर क्वेश्चन को आप पढ़कर, और इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं किए हों तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये वन लाइनर क्वेश्चंस ये आपको पेपर में बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। ये सचिन सर ने बना के दिए हैं मुझे इसको सिर्फ पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि उनको कुछ दिक्कत है। मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, जिस वजह से वो नहीं डाल पा रहे हैं। उन्होंने आप सबकी स्थितियों को देखते हुए हमें ये दिया है और आग्रह किया है कि आपको प्रोवाइड करें। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो लाइन है, वो छतों और दीवारों की बनी ऐसी संरचना जिसे परमानेंट यूज के लिए बनाया जाता है वह कहलाता है। तो छत व दीवारों से बनी ऐसी संरचना जिसे परमानेंट यूज या परमानेंट प्रयोग के लिए बनाया जाता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता क्या है? भवन कहलाता है ना। छत और दीवार से बनी संरचना, छत और दीवार से बनी संरचना क्या कहलाती है? घर कहलाती है या बिल्डिंग कहलाती है, भवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन का वह भाग जो भूमिगत ग्राउंड लेवल से नीचे होने के कारण दिखाई नहीं देता है वह कहलाता है, वह फाउंडेशन कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। भूमिगत फर्श तल से फ्लोर लेवल तक चिनाई मेसोनरी कहलाती है। तो जब आपका देखा होगा भूमिगत मतलब जमीन के अंदर से लेकर फर्श तल तक जो कि चिनाई होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है प्लिंथ या कुर्सी कहलाती है। नेक्स्ट है, कुर्सी का सबसे ऊपरी रद्दा क्या कहलाता है? वह कहलाता है कुर्सी रद्दा कहलाता है। कुर्सी का सबसे ऊपरी रद्दा क्या कहलाता है? कुर्सी रद्दा कहलाता है। कुर्सी तल पर सभी दीवारों के नीचे डाली गई जलरोधी पदार्थ वाटरप्रूफ मटेरियल की परत लेयर कहलाती है। तो देखिए, जब हमारा जो सीलन है वो नीचे से ऊपर ना आए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक आपकी नींव होती है, नींव के टॉप पोर्शन पर हम क्या करते हैं, वाटरप्रूफिंग मटेरियल से लेयर बनाते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? डैम प्रूफ कोर्स या डीपीसी, ठीक है, जिससे सीलन जो है वो दीवारों पे नहीं आती जमीन से। दीवार या वाल को वर्षा से बचाने के लिए दीवार की ऊपरी सतह को ढालू बनाया जाता है। इस ढालू सतह को क्या कहते हैं? तो देखिए, ये पैरापिट वॉल है और इस तरीके से वहाँ पर ढालू छत बना देते हैं या इस तरीके की संरचना हम बना देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोपिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु सतह को स्वीकार्य स्थिति एक्सेप्टेबल कंडीशन में रखने हेतु किए गए उपायों या किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक स्थिति में बनाए रखने के लिए किए गए उपायों को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया था। किसी भी बिल्डिंग को उसकी प्रारंभिक स्थिति में या उसको ज़्यादा दिनों तक चलाए रखने के लिए या प्रयोग में लाने के लिए उसका हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं या अनुरक्षण करते हैं। धूप, वर्षा, तापक्रम परिवर्तन व अन्य वातावरणीय परिवर्तन, नमी, दीमक व भवन की आयु का भवन या भवन सामग्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे कहते हैं। देखिए, जब हम धूप, नमी या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के कारण कोई बिल्डिंग नष्ट होने लगती है उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं या डिटेरियोरेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी आइटम या किसी वस्तु के फेल होने से पहले किया जाने वाला अनुरक्षण कहलाता है। तो इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आइटम के स्वीकार्य स्थिति से नीचे जाने के बाद अर्थात फेल हो जाने के लिए पर किया गया अनुरक्षण क्या कहलाएगा? मतलब कोई स्ट्रक्चर फेल हो गई है, उसके बाद हम उस पर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कोई स्ट्रक्चर फेल हो गई है, उसके बाद हम उसका सही कर रहे हैं उसको, तो उसको कहलाएंगे करेक्टिव मेंटेनेंस। किसी अनुरक्षण के अंतर्गत उन तथ्यों की पहचान की जाती है जो फेलियर का कारण बनते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। मतलब हम पहले से ही एक्टिव हो जाएं, हम पहले से ही सचेत हो जाएं और उसके बाद हम उसका मेंटेनेंस कर दें, तो उसको बोलेंगे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस। समय से पूर्व की जाने वाली मेंटेनेंस की गतिविधियां कहलाती हैं। तो समय से पूर्व जब मेंटेनेंस हम करते हैं या समय से पूर्व हमें पता होता है कि जैसे हमें कोई बिल्डिंग है, हम पुताई करते हैं या हम उसकी दरारें सही कर दे रहे हैं या हमको अंदाजा हो गया कि भैया यहाँ से टूट हो सकती है, हम उसको पहले सही कर दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। ये फिक्स होता है कि हम इस महीने या इस साल में, एक साल में 2 बार या 3 साल में 2 बार या 4 साल में 1 बार हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 5 होते हैं। एक आपका कॉस्ट होती है, लागत, एक आपकी भवन की आयु, एज ऑफ बिल्डिंग, एक आती हुई सामाजिक स्थितियां, ठीक है, आपकी वहाँ की स्थिति कैसी है, और आपका डी है आपका फ्यूचर यूज और ई है आपका अर्जेंसी।
मुख्य चिनाई के जोड़ मेसोनरी ज्वाइंट में दरार आने का मुख्य कारण क्या है? तो जब चिनाई का जोड़ में दरार आती है तो उसका मुख्य कारण, मेन कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मेन कारण जो है वो आपका सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कहते हैं साइक्लिक मेंटेनेंस और टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को कहते हैं साइक्लिक मेंटेनेंस या टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। डिटेरियोरेशन अपक्षय के कारण है। अपक्षय के कारण कौन कौन से हैं? तो आपका ह्यूमन एस्पेक्ट्स, केमिकल फैक्टर, एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स, फायर फैक्टर या फॉल्टी डिजाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन या आपका बिल्डिंग मॉइस्चर। ये बहुत सारे जो हैं ये डिटेरियोरेशन के या अपक्षय के कारण हो सकते हैं, चाहे का ह्यूमन का हो, ह्यूमन एस्पेक्ट्स हो, या आपका एनवायरमेंटल रीजन हो, या केमिकल फैक्टर हो, फायर हो, या फॉल्टी डिजाइन किया हो, या फॉल्टी कंस्ट्रक्शन किया हो, या बिल्डिंग मॉइस्चर। सामान्य ईंट की नमी अवशोषित मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन जो क्षमता है वो कितनी है? 20% है। इंजीनियरिंग ईंट की नमी या अवशोषित क्षमता कितनी है? 6% है। ईंट की सतह पर सफेद भूरे धब्बे उत्फ्लोन या लोना लगना कहलाता है। ठीक है, जब से ईंट के जो सफेद आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लोना लगना। इसमें आपने टेस्ट किया होगा बिल्डिंग में कि आपको ईंट को पानी में रखते हो, फिर उसके सरफेस पर स्पॉट चेक करते हो। ठीक है, टिम्बर और लकड़ी में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण है वेदरिंग, फंगी या इंसेक्ट्स एंड फायर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सामान्य प्रकाश टिम्बर में नमी की जो परसेंटेज है वो आपका 10 से 20% है। वृक्ष के किसी भाग में रस या सैप के ना पहुंचने के कारण वह भाग काला पड़ जाता है, इस दोष को कहते हैं, इस दोष को भैया फॉक्सीनेस कहते हैं। जब किसी भी पेड़ में जो सैप और वुड नहीं पहुंचता है तो वह भाग क्या होता है? ब्लैक स्पॉट बन जाता है वहां पर, तो इस दोष को बोलते हैं फॉक्सीनेस। सामान्य तथा उच्च कोटि के पत्थर का जल अवशोषण हो समानता क्रम से होता है, तो सामान्य का जो है वो 10% होता है और उच्च कोटि का कितना होता है? 6% होता है वाटर एब्जॉर्बेशन। तो नॉर्मल का यह जो है वो आपका 10% और स्टैंडर्ड का आपका जो उच्च कोटि का होता है वो आपका 6% होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कंक्रीट की क्वालिटी निर्भर करती है रिबाउंड हैमर पर। कंक्रीट की क्वालिटी निर्भर करती है रिबाउंड हैमर पर। रिबाउंड हैमर एक टेस्ट होता है जिससे हम कंक्रीट की क्वालिटी को पता करते हैं कि ये इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। या रिबाउंड हैमर जो टेस्ट होता है यह आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वह होती है जब किसी भी मटेरियल को तोड़कर हम उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाएं या उसका टेस्ट करें तोड़कर, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को बिना तोड़े वह स्ट्रक्चर लगे लगे हम उसका पता लगा लें तो उसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो एवरेज रिबाउंड नंबर अगर 40 से कम है तो आपका वो कहलाएगा वेरी गुड एंड हार्ड। 30 से 40 है तो आपका कहलाएगा, अगर 40 से ज्यादा है तो आपका क्या कहलाएगा? वेरी गुड एंड हार्ड लेयर। अगर 30 से 40 है तो गुड, 20 से 30 है तो फेयर, और 20 से अगर कम है तो वो आपका किस श्रेणी में आएगा? पुअर की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन तकनीकी, जिसमें निरीक्षक बिना पदार्थ को तोड़े उस पदार्थ से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है। इंस्पेक्शन तकनीक जिसमें निरीक्षक बिना पदार्थ को तोड़े उस पदार्थ से संबंधित डेटा कलेक्ट करता है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कौन सा कहलाता है? वो कहलाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अल्ट्रासोनिक परीक्षण में या कौन सा टेस्ट है? या अविनाशकारी परीक्षण है या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट है भवन में ताप व नमी का मूवमेंट विचरण कहलाता है। तो भवन में ताप और नमी का जो विचरण है वह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? आपका हाइग्रोथर्मल। क्या कहलाता है? आपका हाइग्रोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। 27 क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक हो चुका। 28 भवन में ताप और नमी का मूवमेंट का विचरण क्या कहलाता है? हाइग्रोथर्मल। ठीक है, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन में है भवनों के भाग में दिखने वाली नमी क्या कहलाती है? डैम्पनेस कहलाती है। भवनों के भाग में दिखने वाली नमी क्या कहलाती है? डैम्पनेस कहलाती है। ठीक है, भवनों में दिखने वाली नमी आपकी क्या कहलाती है? डैम्पनेस कहलाती है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है भवनों के भाग में दिखने वाली नमी डैम्पनेस। 30 क्वेश्चन है आपका सीलन के आने के कारण। सीलन के आने के कारण कौन कौन से कारण होते हैं सीलन के आने का? तो पदार्थ का परमेबिलिटी, घटिया कारीगरी, वर्षा का अधिक होना या त्रुटिपूर्ण जल निकासी।
तो सीलन जो है वो पदार्थ के जो परमेबिलिटी है उसके बढ़ने के कारण, घटिया कारीगरी के कारण और वर्षा अधिक होने के कारण या त्रुटिपूर्ण जल निकासी के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका 31, सीलन को आने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सील रोक रद्दा लगाएंगे या डीपीसी दीवार में लगाएंगे, ठीक है, या डैम प्रूफ कोर्स लगाएंगे, छतों पर प्रॉपर स्लोप देंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देंगे और त्रुटिपूर्ण अगर जोड़ हैं, कहीं ज्वाइंट्स हैं तो उसको सही करेंगे, उसमें हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट है सेवा या सर्विस के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाने वाली संरचना को गिराने की प्रक्रिया है, तो यह डेमोलेशन इंजीनियरिंग इसकी एक ब्रांच भी होती है, तो इसको बोलते हैं डेमोलेशन। जब सेवा में कोई बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग बेकार हो गई है, उसकी उम्र पूरी हो गई है, एज पूरी हो गई है, तो उसको किस श्रेणी के अंतर्गत लाएंगे, उसको हम डेमोलेशन के अंतर्गत लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के रखरखाव एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है, किस प्रकार का रखरखाव एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराया जाता है, तो उसको बोलेंगे रूटीन मेंटेनेंस। क्या बोलेंगे, रूटीन मेंटेनेंस। किस प्रकार की त्रुटियों में अवधारण कॉन्सेप्ट में त्रुटियों के संरचनात्मक स्ट्रक्चरल रेडिडेंसी की कमी शामिल है, तो ये आपका होगा डिजाइन एरर। नेक्स्ट है आपका सेवा केंद्र सर्विस सेंटर के रूप में कौन कार्य करता है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर कार्य करता है। सेवा केंद्र के प्रभारी के रूप में कौन कार्य करता है, सर्विस सेंटर के प्रभारी के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो मेंटेनेंस इंजीनियर कार्य करता है। संरचना में महीन दरारें आने का कारण है, महीन दरारें आने का कारण है नमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकुड़न या श्रिंकेज आती है लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण, श्रिंकेज या सिकुड़न आती है लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण। 38 क्वेश्चन है किसी प्रकार के निरीक्षण में हम आमतौर पर संरचना के स्थायित्व या ड्यूरेबिलिटी की जांच करते हैं, या किस पर बेस्ड होती है, या लोड बेस्ड होती है। यूपीवी की फुल फॉर्म क्या है, तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इज द ऑपरेटर्स ऑफ जो है टेस्टिंग, कंक्रीट टेस्टिंग, और इसमें हम क्या करते हैं, ये कौन सा टेस्ट होता है, ये आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपॉक्सी किस परीक्षण में एपॉक्सी रेजिन का उपयोग करके प्लेट को कंक्रीट से जोड़ने में करते हैं, तो ये पुल ऑफ टेस्ट है या पुल ऑफ टेस्ट है। फिर किस परीक्षण में एपॉक्सी रेजिन का उपयोग करके एक प्लेट को कंक्रीट से जोड़ने में कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं पुल ऑफ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीआरपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीआरपी की फुल फॉर्म है ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है महीन मिलावे में मिट्टी एवं सिल्ट का प्रतिशत 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। महीन मिलावे में गिट्टी एवं सिल्ट का प्रतिशत 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य दीवार में क्रॉस दीवार के बीच दरार को रोकने के लिए क्या की जाती है, तो टूथिंग की जाती है। टूथिंग होती क्या, देख लीजिए, यदि कोई दीवार है इस टाइप से दीवार है, तो हम कोई ईंट निकाल देते हैं इस तरीके से और कोई ईंट अंदर को कर देते हैं, तो ये जो टूथिंग, ये जो अंदर दरार है इंटरलॉकिंग करते हैं, जब नेक्स्ट बनाएंगे तो ऐसे जाएंगी, तो इसको बोलेंगे टूथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैशिंग की न्यूनतम लंबाई होती है 6 इंच, फ्लैशिंग की न्यूनतम लंबाई होती है 6 इंच। रिसाव लीकेज से बचने के लिए फिलेट का साइज होना चाहिए, तो आपका 75 mm होना चाहिए। फिलेट का साइज कितना होना चाहिए, 75 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 45 जो प्रश्न हैं वो वन लाइनर आपको करा दिए गए हैं। रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर, पवित्र पर्व पर हमारी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई, पूरे भारतवर्ष को रक्षाबंधन त्यौहार की हार्दिक बधाई। और हमको इस त्यौहार पे ये मेरा सबको सुझाव है, सजेशन है मेरे चैनल की तरफ से कि हमको उस पर हमको प्रण लेना है कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको उसमें हमें भारत को सर्वोच्च स्थान पर लाना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस के पेपर के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सचिन सर ने बहुत मेहनत करके ये बनाया है, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो करने में तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैंने यह सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लिया है। कि भले ये कॉलेज में मैं इसको पढ़ा रहा था, बट यूट्यूब पे मेरा ये फर्स्ट टाइम है। जो रेगुलरिटी किसी टीचर के पास होती है वो अभी इस सब्जेक्ट को लेके मेरे पास नहीं थी, बट मेरी कोशिश ये रही है कि मैं जितना आपको दे पाता हूँ, क्वेश्चन का मटेरियल प्रोवाइड कर पाता हूँ, वो मैंने प्रोवाइड किया है। इनकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप सभी लोग जो हमारे चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर इसको ज़रूर संप्रेषित करें, इसको भेजें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।